हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है डेस्टाइन्ड विद यू। ये एक कोरियन ड्रामा है जिसमें थोड़ी मिस्ट्री है और रोमांस तो होगा ही और कुछ कुछ सुपरनेचुरल है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक सीन से जहाँ पर बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं। एक वीरान सी जगह दिखाई दे रही है और एक श्रिन है। श्रिन जो एक मंदिर के टाइप का ही कुछ होता है। ये भी एक खंडर नुमा सी जगह दिखाई दे रही है। फिर जब अंदर जाते हैं तो दिखाई देता है कि कोई पड़ा हुआ है। उसके पास कौवा आकर बैठता है और उड़ जाता है। चारों तरफ से बारिश हो रही है और पानी भरा हुआ है। तभी हमें दिखाई देता है कि कोई एंटर करता है और जो पड़ा था वो एक लड़की होती है। वो हल्की सी आंखें खोलती है और देखती है कि सामने कोई खड़ा है। उसे लगता है कि ये तो यमदूत है और तभी वो बुदबुदाते हुए बोलती है कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मरने के बाद इतने हैंडसम ग्रीम रीपर से मिल रही हूँ। ग्रीम रीपर यानी यमदूत। फिर वो एक्सपेक्ट करती है कि वो यमदूत उसे किसी टी हाउस में लेकर जाए, पर वो यमदूत तो फोन निकाल लेता है। फिर उसकी फोटो क्लिक करता है, उससे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी 6 मंथ पहले का एक सीन दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर वो लड़की उन लोगों से बात कर रही होती है। इसमें वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये लोग कितना शोर कर रहे हैं, इनका काम बंद करवा देना चाहिए, पर वो थोड़ी सी एक्सक्यूज दे रही होती है। वो लड़की एक सिविल सर्वेंट है और उन लोगों को बता रही होती है कि जितना मैक्सिमम शोर होना चाहिए उससे कम ही यहाँ पर शोर हो रहा है, तो मैं इन्हें ऑर्डर नहीं दे सकती कि आप लोग अपना काम बंद करें। इसी बहसबाजी में उन लोगों की लड़ाई हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई वर्कर बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ वो ग्रीम रीपर यानी वही लड़का अपने ऑफिस में बैठा होता है और सोच रहा होता है इतनी सारी डेथ और इतनी सारी मिस्ट्री, सच में सरदर्द है ये लड़का कोई लॉयर है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऑफिस में लाइट थोड़ी सी जलने बुझने लगती हैं और वो आंखें बंद करके बैठा कुछ फील कर रहा होता है और उसके आसपास की सारी चीजें जमने लगती हैं। घात अचानक से उसके हाथ में आता है जो कि खून से सना हुआ है। वो जैसे ही आंखें खोल के देखता है उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तभी उसे वो हाथ अपने सीने पर रेंगता हुआ लगता है। अभी भी वो खून से भरा हुआ ही था। वो धीरे धीरे आकर उसके गर्दन और गाल को छूने लगता है। उसकी गाल की सारी नसें दिखने लगती हैं और वो मना कर रहा होता है कि आज प्लीज मत करिए, सुबह मेरी केस की सुनवाई होने वाली है। और वो उसे रेड हैंड नाम से बोलता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करके बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। वो उसका कलीग होता है। तभी ये उसे बोलता है कि मैं उसी से बात कर रहा हूँ जो मुझे पसंद करता है। वो लड़का पूछता है क्या तुम्हारा अफेयर है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, इतना सब कुछ नहीं हुआ है अभी। वो लड़का बोलता है कि 3 बज चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। इसी तरीके से वो कुछ बोल रहा होता है तो अब ये उसे ही डराने लगता है थोड़े से क्रीपी मैनर में और वो लड़का डरकर भाग जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक कोर्ट में केस चल रहा है होम कंस्ट्रक्शन साइट पर, जिस साइट से वो एक मजदूर गिरकर मरा था। उसी की वाइफ ने वो केस लगाया होता है। सारी बातें उसके खिलाफ जा रही होती हैं। तभी यही लड़का खड़ा होकर बोलता है कि मैं फाइनल टेस्टिमोनी के लिए उसी लेडी को बुलाना चाहूँगा जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है। जब वो आती है तो वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि जो सेटलमेंट इन्होंने ऑफर करी थी वो तुमने क्यों नहीं ली, क्या तुम उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुई। वो बोलती है कि इन लोगों ने मेरे पति का खून कर दिया, भी तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। ये लड़का बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा प्लान था, बल्कि तुमने ही अपने पति की जान ली है क्योंकि तुम्हारा बेटा कैंसर से हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और तुम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर ये गिरकर मर जाता है तो तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर ब्लेम कर बहुत सारा क्लेम ले सकते हो। वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। तब वो उन्हें प्रूफ के तौर पर बताता है कि वो कभी भी अपने फोन से कुछ भी सर्च नहीं करता था, अपने फ्रेंड के फोन से वो सर्च करता था कि कैसे ये क्लेम किया जाता है और सर्च हिस्ट्री को भी डिलीट कर देता था। पर कुछ हिस्ट्री से पता चल गया वो प्लान कर रहा था, इसीलिए उसने 4th फ्लोर को चुना था काम करने के लिए। उसने हेलमेट भी पहना था पर उसने क्लिप को हटा दिया था, पर वो ऐसी जगह गिरा जहाँ से उसका हेलमेट भी फट गया और उसकी खोपड़ी फूट गई और वो एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरा। उसे पता नहीं था कि वो गिरने के बाद मर ही जाएगा, उसने बस गिरने का प्लान किया था। इतना बोलकर वो केस खत्म कर देता है और ये लोग केस जीत जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग एक मीटिंग में बैठे हुए हैं जहाँ ये लड़का थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी दिख रहा है। इनका बॉस इन्हें क्लाइंट को खुश करने के तरीके बता रहा होता है। तभी ये लड़का कोई इंसिडेंट सोच रहा होता है जिसमें वो कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक किसी लड़की को अब्यूज कर रहा होता है। जब वो कोई उसे रोकता है तो वो उसे पीटने लगता है, जहाँ यही लॉयर लड़का उसे रोक देता है कि यहाँ बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं। प्रेजेंट में वो बोलता है कि हमें एक कंडीशन जोड़ देनी चाहिए कि कभी भी सड़ने वाली चीज का ढक्कन नहीं लगाना चाहिए। सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ एक नदी को साफ करने का काम कर रही होती है।
उस नदी में बहुत सारी मछलियों का सर काटकर उन्हें फेंका गया था और जो कि बहुत बुरी तरीके से सड़ रही थी। उसकी फ्रेंड मना कर देती कि हम लोग से ये काम नहीं होगा, पर ये लड़की बहुत शिद्दत से काम कर रही होती है। ये लड़की इससे कहती है कि तुम बहुत अच्छी सिविल वर्कर हो। अब वो ओंगजू दोंगजू ऑफिस में अपने ही फ्रेंड को इसी लड़की की कंप्लेन कर रही होती है और बोलती है कि काश मैं इसके साथ काम ना करूं। तभी वो कलीग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि तुम्हारी मन की इच्छा पूरी हो गई है क्योंकि इस लड़की का ट्रांसफ़र हो गया है। अब हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि होंगजो है। होंगजो अब याद कर रही होती है उसी ऑफिसर को जिसने उसे कहा था कि कभी ना कभी तो तुम्हारा सामना मुझसे ज़रूर होगा, और वो डर जाती है। अब बस में बैठकर ये सिटी हॉल जा रही है जहाँ इसका ट्रांसफ़र हुआ है। यही सब सोचते हुए ये चांद को देखती है जो कि बिल्कुल रेड कलर का दिखाई दे रहा है और ये बोलती है कितना अपशकुन हो रहा है। एक और सीन में हम देखते हैं कि कोई लड़का हाइकिंग पर गया है और वो एक श्रिन में एंटर करता है। ये वही श्रिन है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। वो अपने साथ कैमरा लेकर लाइव फोटोशूट और वीडियो बना रहा होता है और बोल रहा होता है कि देखिए कितना खतरनाक है, देखिए मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, और डर भी रहा होता है बहुत ज्यादा। पता नहीं वो व्यूज के लिए या फिर रियल में। वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब है, कोई ना कोई यहाँ से निकल कर गया है। जब वो उससे बाहर निकल रहा होता है तो सीढ़ी से उसका पैर फिसलता है और एक नुकीली चीज से टकराकर वो मर जाता है। तभी होंगजो की आंख खुलती है और वो डरी हुई होती है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में जाती है और उसी ऑफिसर को देखकर स्टन हो जाती है। बाकी कोई भी उससे ढंग से बात नहीं कर रहा होता है। ये ऑफिसर इसे पूछता है कि तुम्हारा फेस क्यों लाल हो रहा है। वो बोलती है कि शायद मुझे स्ट्रेस है और स्ट्रेस में मेरा मुंह लाल हो जाता है। तभी वो बोलता है कि वो स्ट्रेस मुझे देखकर आ गया क्या। फिर वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी कंप्लेन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था, जिससे मुझे हेमरॉइड हो गया था। और फिर साथ में ये भी बोल देता है कि मैं ज़्यादा दुश्मनी रखता नहीं हूँ। वो खूब ट्राई करती है कि उन लोगों के साथ काम करे, पर सब लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। ना ही वे उसे खाने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं। जब वो अकेली ही खाना खा रही होती है तो कुछ लड़कियां किसी पर्सन को देखकर बात कर रही होती हैं कि इसके जैसा हैंडसम तो कोई भी नहीं लगता है। होंगजो भी उसे देखकर लट्टू हो जाती है। जब उसकी नजर मिलती है तो वो फटाक से नीचे मुँह कर लेती है और उसकी नाक मुंह सब सब्जी में भर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी लॉयर लड़के को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है क्या लॉयर बनना थोड़ा बोरिंग है या फिर मेरा दिमाग चेंज हो रहा है। फिर से उसे कुछ एहसास होता है। वही खून से सना हाथ उसकी चेस्ट से होते हुए उसके फेस पर आ जाता है। उसके फेस की सारी नसें दिखाई देने लगती हैं। वो उससे बोलता है इस टाइम मुझे कंफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर क्या तुम अपना हाथ धोकर नहीं आ सकते। उसे जवाब सुनाई देता है क्या साबुन की खुशबू खून की खुशबू से अच्छी होती है। वे बिजलियां चमकने लगती हैं और वो थोड़ा बेहोश सा होने लगता है। लड़खड़ा जाता है, यहाँ वहाँ कुछ कुछ पकड़ कर बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन वापस से उसी लड़की यानी होंगजो के ऑफिस का आ जाता है जहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति आया होता है और वो लोग बोलते हैं कि हमने कितनी बार कंप्लेन की उस हॉन्टेड श्रेन को तोड़ने के लिए। जब ये लोग उन्हें सांत्वना दे रहे होते हैं तो बुजुर्ग दंपत्ति उनसे गुस्सा करके बोलते हैं कितनी बार हम लोग डरते थे जब भी हाइकिंग पर जाते थे, पर अब तो इसे तोड़ना ही होगा। जब होंगजो का बॉस बोलता है कि मैं इस चीज़ का इंचार्ज नहीं, तो वो लोग पीटने पाटने पर उतारू हो जाते हैं। इस पर बीच बचाव करते हुए होंगजो आगे आती है और कहती है कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं करूँगी ये, क्योंकि ये जो ओंजू माउंटेन है यहाँ पर एक पार्क का हिस्सा है और उस पार्क की इंचार्ज मैं हूँ। इसका बॉस उनसे तो कह देता है कि ये कर लेगी, फिर इससे पूछता है क्या तुम सच में कर लोगी। अब होंगजू की कलीग जो कि इसके बॉस की चमची है उसे वहाँ छोड़ने के लिए कार से जा रही होती है। अभी भी बारिश हो रही है पर वो उसे बहुत दूर रोक देती है और कहती है यहाँ से अकेले ही जाना तुम, मुझे डरावनी जगह से बहुत डर लगता है और रेनकोट भी एक ही लाई हूँ मैं। अब बेचारी होंगजू अकेली ही चल देती है इतनी दूर और श्रेन में एंटर हो जाती है। उसकी हालत देखकर बोलती है ये कोई श्रेन नहीं है, ये तो एक डरावना घर लग रहा है। न फोन बाहर निकालती है, फोटो खींचते हुए बोलती है कि अरे हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। चारों तरफ से पानी आ रहा होता है उसे। एक बार तो वो थोड़ी सी डरती है, फिर सामने एक मूर्ति को देखती है जिसकी एक आंख से खून बह रहा था और उसे आवाज सुनाई देती है तुम्हें इतना समय क्यों लग गया आने में। वो वापस से मुड़कर उस मूर्ति को देखती है पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता उसे। दरअसल में वो डर चुकी होती है। भी वो टूटे हुए जगह से झांकती है तो उसे कोई दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही बिजली चमकती है उसका चेहरा दिखाई देता है, वो बेहोश हो जाती है। असल में ये वही लड़का होता है। यहाँ हमें वही सीन दिखाई देता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये लड़का इसके पास आता है, इसे थोड़ा थोड़ा होश आता है। ये फिर उसकी तरफ देखकर सोचती है कि ये तो ग्रिम रीपर है।
और उससे डिमांड करती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ टी हाउस जा सकती हूँ, क्योंकि आफ्टर लाइफ में तो मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। लड़का फ़ोन निकाल कर उसकी फ़ोटो खींचता है। तब वो बोलती है, क्या बात है, आजकल तो ग्रिम रेपर भी अपडेटेड हो गए हैं, वो फ़ोन से ही आत्मा को ले जाते हैं। और उसी फ्लैश के साथ वो आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंखें खुलती है तो उसकी वही कलीग उसके पास बैठी होती है। यहीं पर मैं इस वाली पार्ट को एंड कर रही हूँ और फर्स्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट सुनिएगा नेक्स्ट पार्ट में।